हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर चैनल महाजन फिजिक्स क्लासेस। ओके, अभी हम लोग अपने फिर से प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए अभी जो हम लोग प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका उसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, चलिए। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमारा प्रीवियस वाला जो क्लास हुआ था वो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन और प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव के बारे में था। Now this is the class for, now this is the video for, या आप लोग बोल सकते हैं this is the lecture for सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या चीज होती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या चीज होती है, वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ दिस इज द क्लास फॉर सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या चीज होती है तो वो समझते हैं कि सुपरपोजिशन करने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट दो वेव तो चाहिए। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम दो वेव्स चाहिए। उससे ज्यादा अपने पास में बहुत सारी वेव्स भी हो सकती है, चलेगा। तो इफ टू और मोर वेव्स, है ना, अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर ट्रैवल करती है, अगर हमारे पास में दो वेव्स है तभी हम लोग उसका सुपरपोज कर पाएंगे। सिंगल वेव का हम लोग सुपरपोज नहीं कर सकते, हमारे पास में टू वेव्स होनी चाहिए। तो वेव्स के फेजेस सेम हो डिफरेंट हो, उसके बाद में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि अगर सेम फेज में आके मिलते हैं या डिफरेंट फेज में आके मिलते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी में क्या अंतर पड़ेगा, ये हम लोग उसको थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो सुपरपोजिशन करने के लिए सबसे पहले तो एक बात ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भैया हमारे पास में दो या दो से ज्यादा वेव्स होनी चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा वेव्स है, आइदर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, आइदर इट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव, कोई भी वेव आप ले सकते हैं। दो वेव्स अगर आपके पास में है और दो या दो से ज्यादा वेव्स है, जब आप उनको ट्रैवल करा रहे हो और ट्रैवल करते समय में वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट होने चाहिए, मतलब देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस वन कि दैट शुड बी वन कॉमन पॉइंट विच आर दिस टू वेव्स आर इंटरफेस होनी चाहिए। मतलब वो दो वेव्स, मान के चले एक वेव्स इधर से आ रही है, दूसरी वेव्स इधर से आ रही, तो ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट हो जाएगा जहां पे वो दोनों वेव्स आके मिल जाएगी। फिर उसके बाद में उसका जो इफेक्ट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्लियर? चलिए, तो स्टेटमेंट के बारे में समझते पहले। व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? ठीक है, स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट क्या होगा हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का कि भैया हमारे पास में दो या दो से ज्यादा वेव्स होनी चाहिए। सो व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, है ना, एक दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रैवल कर रही है थ्रू अ मीडियम एंड अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। सो दिस इज है ना, हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कॉमन पॉइंट है कि जहां पे ये आके मिली हुई है ना, अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। तो होगा क्या कि दैट पॉइंट देन हर एक दिस इज उसी पॉइंट से वो बनाएगा। तो जो पहली वेव्स होगी, मान के चलिए तो ये हमारी y1 है, अगर ये मेरा y2 है, अगर ये मेरा y3 है, सो इट मींस सो दिस इज y1 डैश, सॉरी दिस इज y1 डैश, दिस इज y2 डैश एंड दिस इज y3 डैश। सो वेयर y1 डैश इज रिजल्टेंट वेव, ये एक रिजल्टेंट वेव हो जाएगी y1 के लिए, y2 इज अगेन योर रिजल्टेंट वेव फॉर y2, y2 डैश इज रिजल्टेंट वेव फॉर y2, y3 डैश अगेन रिजल्टेंट वेव फॉर y3। Clear? So, superposition theorem, when two or more waves traveling through a medium arriving at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement. Arriving at a point simultaneously at that point, then each wave produces its own displacement at that point, which is independent of others. Then the resultant displacement, अब in resultant displacement इनका होगा, so then the resultant displacement at that point is equals to the vector sum of all the displacement due to all the waves. That is a statement. So y is equals to, this is y1 dash वेक्टर प्लस y2 डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये इस सभी का, देन प्लस अगेन दिस इज y3 डैश वेक्टर, सो दिस इज y4 डैश वेक्टर। सो इन सभी का ये एडिशन होते हुए जाएगा। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट योर सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर? सो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, then each wave produces its own displacement at that point. Clear? Arriving at a point simultaneously at that point, then each wave produces its own displacement at that point,
एंड देन इन सभी का देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इन सभी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ all the displacement due to all the waves. So this is the statement for this superposition theorem. ये सुपरपोजिशन का थ्योरम का ये स्टेटमेंट हो गया, क्लियर. सो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया. तो अब इसके सामने चलते हैं हम लोग. सो ये तो बात होगी स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है. अगर आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा अगर समझ में तकलीफ जा रही होगी तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके भी आप समझ सकते हैं. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. सो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट. हर एक वेव अपना ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा. ईच वेव प्रोड्यूसेस ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट. देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ, सभी का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स. क्लियर. सो दिस इज स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम. क्लियर. और जो अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आके सारे के सारे मिल जाते हैं और फिर वहां से हम लोग उसके सामने अगर चलेंगे तो एक चीजें निकल के आती है, इंटरफेरेंस, है ना. इंटरफेरेंस. व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस क्या चीज होती है कि इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना. यहां हम लोग बोलते हैं कि इफेक्ट produced due to superposition. Due to superposition is called that is interference. उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं. क्लियर. द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. और अभी हम लोग ने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा. अभी हम लोग इसके वजह से जो इफेक्ट बनता है ना, ड्यू टू सुपरपोजिशन व्हेन दिस टू वेव्स आर अराइविंग एट अ पॉइंट, इनकी वजह से जो इफेक्ट बनेगा, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. क्लियर. अब इफेक्ट दो हिसाब से बन सकता है. जिसमें आने वाली वेव्स अगर सेम फेज में अगर रीच होती है तो, और दूसरा हमारा इंटरफेरेंस बन सकता है कि आने वाली वेव्स उस पॉइंट के ऊपर उनका फेज अगर अलग है तो, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिसीविंग फेज एट दैट वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे जो रिसीविंग कॉमन पॉइंट है, उस रिसीविंग कॉमन पॉइंट पे अगर दोनों वेव्स का फेज अगर सेम है, मतलब दोनों फेज अगर रीचिंग सेम फेज, तो वो एक इंटरफेरेंस बनता है. और दूसरा इंटरफेरेंस वो बनता है कि दोनों का रिसीविंग पॉइंट के ऊपर फेज अलग अलग है. क्लियर. या इसको कहते हैं हम लोग आउट ऑफ फेज. अगर सेम है तो विचारी ने सेम फेज, ठीक है, इन फेज कहते हैं हम लोग उसको. क्लियर. तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, ठीक है. तो ये डिपेंडिंग अपॉन इस रिसीविंग फेज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड दिस waves is classified into two categories. So this is interference. This interference is first is called as constructive interference. पहले को कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्लियर. सो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा सेम फेज होना चाहिए, सेम फेज, एंड दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इट इज आउट ऑफ. दोनों या दो से ज्यादा वेव्स का वन कॉमन पॉइंट के ऊपर जब रीच हो रहे हैं तो उनका फेज अलग अलग है, तो सो दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्लियर. अगर सेम फेज है तो क्लियर. तो एनर्जी भी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी कब? व्हेन देयर इज अ सेम फेज. ठीक है. व्हेन देयर इज आउट ऑफ फेज, सो अगेन एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे. एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? मिनिमम
द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम फेज, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम। और हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ में कोलाइड हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ में कोलाइड हो जाएगा। कंप्रेशन हो जाएगा, फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड सिमिलर वे पे हम लोग अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेंगे। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगेन देयर इज, अगर ट्रांसवर्स वेव है तो अगर ट्रांसवर्स वेव है क्रेस्ट के ऊपर कोलाइड होता है, यहाँ के ऊपर कोलाइड हो जाएगा, फिर कोलाइड ऑन क्रेस्ट इज कोलाइड ऑन ट्रफ। इट मींस दैट क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज कोलाइड ऑन ट्रफ ऑफ अदर वेव, और ट्रफ ऑफ वन वेव इज कोलाइड ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। ये तो बात होगी उसकी जब वेव आपकी ट्रांसवर्स वेव में ट्रैवल कर रही है। अगर वो लॉन्जिट्यूडनल वेव में ट्रैवल कर रही है तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ में कोलाइड हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन के साथ में कोलाइड हो जाएगा। रेयर फ्रैक्शन किसके साथ में कोलाइड हो जाएगा? कॉम्प्रेशन के साथ में। क्लियर? ये चीज तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिक टर्म फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? ये तो बेसिक चीजें हो गई। अभी हम लोग को अगर पेपर में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पेपर में बहुत सिंपल है। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हमारे को 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट लिखा जाएगा ये, when two or more waves traveling through a medium arriving at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement which is independent of others at that point. Then the resultant displacement at that point is equals to the vector sum of all the displacement due to all the waves. So this is a statement for superposition theorem. और जो इफेक्ट बनता है, द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन, सो इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, है ना, उस चीज को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो इफेक्ट 2 प्रकार हो सकता है, ठीक है। अब इफेक्ट 2 प्रकार कैसे कि अगर मान के चलिए ये हमारी एक हमारी ये वेव है जो चल रही है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, ये दूसरी वेव हमारी चल रही है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ आने के बाद में अगर इसका फेज सेम है, मतलब मान के चले कि अगर 2 पाई फेज पे ये रीच हो रहा है और ये भी अगर 2 पाई फेज पे रीच हो रहा है, क्लियर, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0, है ना, मतलब सेम फेज हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 0। एंड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस 0, सो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ आपकी इंटेंसिटी जो हो जाएगी, इनको ऐड में करूंगा तो ऐड करने के बाद में इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। क्लियर? सो इट्स अ ट्वाइस ऑफ ए इफ द एम्पलीट्यूड इज सेम, है ना। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर एम्पलीट्यूड इन दोनों का सेम है तो the amplitude is, if the amplitude of both these waves is same, so it twice of a, and again this is twice of a, ये भी twice of a भी हो जाएगा। ये तो हम लोग ने इसको SHM में पढ़ भी रखा है। तो ये बात होती है किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मैं इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा? सो द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन 2 or more wave traveling through a medium and passing through one common point which are in a same phase, है ना, which are in a same phase, then the amplitude of this resultant wave is maximum, है ना, amplitude maximum, intensity is maximum, energy is maximum. So this is called as constructive interference, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में when 2 or more waves traveling through a medium and passing through a one common point which are in a out of phase, then the resultant amplitude is minimum, intensity is minimum, energy is minimum, so it is called as destructive interference. Clear? In constructive interference, crest of one wave is collide with the crest of other wave, trough of one wave is collide with the trough of other wave. So when it is travel in the form of transverse wave, clear? And when it is traveling in the form of longitudinal wave, compression is collide on the compression, rear fraction is collide on the rear fraction. Clear? Or when it is compression is collide on the compression, the phase difference should be same.
When rarefaction is collide on the rarefaction, the phase difference is also same. When crest is collide on the crest of one wave is collide on the crest of other wave, so again the phase difference should be same. The trough, फर्स्ट वन वेव, पहली वेव का ट्रफ अगर दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में कोलाइड हो जाता है, दैट शुड बी द फेज डिफरेंस शुड बी सेम. Clear? So these are these conditions. Now for the destructive interference, when two or more wave traveling through a medium and passing through one common point which are in out of phase. So when there is out of phase, then the amplitude is minimum, intensity is minimum, and energy is minimum. क्लियर? अब इसमें होता क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में कोलाइड हो जाएगा, और जैसे ही पहली वेव का क्रेस्ट अगर दूसरी वेव के साथ में दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में कोलाइड हो जाएगा, दैट इज आउट ऑफ फेज, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा उसका. मतलब यहाँ आपको एम्पलीट्यूड अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो डबल हो जाएगा, बट यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ एम्पलीट्यूड आपको अब यहाँ ट्रफ पहली वेव का क्रेस्ट के साथ में कोलाइड होगा व्हेन देयर इज टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स वेव, एंड व्हेन देयर इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, सो इट इज ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ compression and rarefaction. So compression of one wave is collide on the rarefaction of other wave, while rarefaction of one wave is collide on the compression of other wave. Clear? So this is all about the superposition principle और and its theorem, और ये सारा का सारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. ठीक है, जो मैंने चीज़ बताई हुई ये सारी की सारी चीज़ें बहुत यूटिलाइजेशन, बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बहुत सारे लेसन में भी काम आएगी. ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? इसके बाद में फिर से हम लोग इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दो वेव्स का लेंगे हम लोग. सो नेक्स्ट वीडियो इज फॉर resultant amplitude of the two waves या resultant amplitude of the waves, resultant displacement of the waves and resultant phase of the waves. क्लियर? फिर उसके बाद में हम लोग इसके इक्वेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स भी यहाँ हम लोग लेंगे कि दो वेव्स है, दो वेव्स अगर सुपरपोज हो जाती है, सुपरपोजिशन उनका हो जाता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट फेज कितना होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव. क्लियर? सो दिस इज ऑल टुगेदर द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थ्योरम एंड दिस कंसेप्ट. उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू टू वॉचिंग. थैंक यू.